अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। तो हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 6.2 के आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने कर लें। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 में आ जाए तो हमारे पास अब 11 क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है इफ 1/a-c 1/b-c 1/b-a आर इन ए पी। ये उसने सवाल में आपको बता दिया है कि 1/a-c 1/b-c 1/b-a ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये उसने बता दिया है। कहता है शो दैट a-b/a-c इज इक्वल टू a-c/b-a। आपने ये प्रूव करना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन प्रूफ है। तो अब जरा देखिएगा कि हम इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो उसने आपको बताई है आप उसका हवाला देंगे कि हमें गिवन में उसने बता दिया है कि ये 1/a-c 1/b-c 1/b-a अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है आपके पास? 1/a-c 1/b-c 1/b-a ये आपके क्या है? ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। यानी कि इन पहली दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें या इन आखिरी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें, वो डिफरेंस सेम होगा, बराबर होगा। तो हम इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल कर लेते हैं। पहली दो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो वो आपके पास बनेगा 1/b-c माइनस 1/a-c और वो बराबर होगा इन दो के डिफरेंस के। इन दो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फिर वही बात है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/b-a माइनस 1/b-c। अब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, b-c a-c क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a-c इधर आ जाएगा, माइनस b-c 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम ले लें, b-a b-c क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, b-c माइनस b-a। अब आप जरा ये देखें, ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी ये b-c आ रहा है, राइट साइड के भी डिनोमिनेटर में ये b-c आ रहा है। तो ये दोनों b-c आप डायरेक्टली कैंसिल कर दें क्योंकि ये बाद में भी कैंसिल होने ही है। तो अब आप डायरेक्ट कर दें और ऊपर वाला सॉल्व कर लें, a-c माइनस b प्लस सी ओवर a-c। यहाँ पे माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस b प्लस सी बन गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें, b-a b-c एज इट इज, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस b प्लस a। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे c से और यहाँ पे b से कैंसिल होता है। यहाँ पे आता है a-b ओवर a-c और यहाँ पर ये देखें माइनस c प्लस a बच रहा है। आप तरतीब से लिख लें a-c ओवर b-a। आप देख सकते हैं यही आपने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो आप इस बात पे गौर करें कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने से मुराद क्या है कि आपको n फाइंड करना है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसने क्या कहा है, जो आपने नंबर निकालने हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 7 होने चाहिए, यानी कि वो नंबर 7 से डिवाइड होते हो या दूसरे जुबान में वो 7 के मल्टीपल्स हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो नंबर जो होने चाहिए वो 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे 100 है 3 डिजिट नंबर है, 101 है 3 डिजिट नंबर है, 102 है 3 डिजिट नंबर है।
तो जो 7 के आपने मल्टीपल्स ढूंढने हैं या आपने 7 का जो टेबल आपने पढ़ना है, उसमें शर्त यह है कि 7 का वो मल्टीपल आना चाहिए जो 3 डिजिट नंबर हो, यानी कि आपने 100 से ऊपर काम शुरू करना है और आपने 999 से पीछे रहना है। तो दूसरी जुबान में आपने फ्रॉम 100 टू 999 आपने इसमें देखने मल्टीपल ऑफ 7 क्या बनते हैं। मल्टीपल ऑफ 7, ठीक हो गया। 100 से 999 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 7 क्या बनते हैं, आपने उनको यूज करते हुए आपने एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जरा मैं वो लिखता हूं। अब पहला जो नंबर आएगा ना आपके पास 3 डिजिट नंबर जो कि 7 पे डिवाइड होता हो, 105 होगा। 100 भी 7 पे डिवाइड नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 पे डिवाइड होता है वो 105 है। इसके बाद अगला क्या होगा, इसमें आप 7 ऐड कर दें तो 112 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 ऐड कर दे 119 आ जाएगा। इसी तरह चलते हुए चलते आपके पास लास्ट जो आएगा वो 994 आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 है। ठीक है, आखिरी जो होगा वो 994 होगा, क्योंकि 995 भी 7 पे डिवाइड नहीं होता, ना 96 होता है, ना 997 होता है, ना 998 होता है और ना ही 999 होता है। ये नंबर 7 पे डिवाइड नहीं होते। तो लास्ट जो नंबर होगा वो 994 होगा। तो ये हमारे पास सूरत हाल बन गई है। अब अगर आप देखें हमारे पास थोड़ा सा डाटा आ चुका है। आप देखें पहला नंबर आपको मिल गया, A1 आ गया आपके पास 105। डिफरेंस कितने का होगा, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल्स हैं तो डिफरेंस भी 7 का ही होगा। और हमें ये लास्ट नंबर नहीं पता ये कौन सा है, तो आप इसको AN कह लेंगे 994। जो ना पता हो कि वो कौन सा नंबर है हम उसको AN कह देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये डाटा आ चुका है, निकालना हमने क्या है, N। तो हम यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। वैल्यूज पुट करेंगे, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1d की जगह पे 7। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n-7। 994 इज इक्वल टू 7n और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस 98। ये 98 इधर ले आए, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। तो आप इसमें से 98 माइनस करेंगे 896 आ जाएगा। 7 इधर ला के डिवाइड कर दें, 896 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n। तो यहां से आपको n की वैल्यू मिलेगी आफ्टर डिवीजन 128। तो पता चला कि जो नंबर ऑफ टर्म्स 3 डिजिट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं जो 7 पे डिवाइड होती हैं 105 से 994 तक, वो 128 बनती है, 128 टर्म। और इसका मतलब ये भी है, ये जो लास्ट टर्म थी ये 128 टर्म थी। A128 इज इक्वल टू 994। ठीक है ना, इसको आपने AN का है, आप N की वैल्यू लगाएं 128, तो क्या बन जाएगा A128 इज इक्वल टू 994। तो ये आपका एक क्वेश्चन 12 हो गया। अब आप आ जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपने एट्थ टर्म निकालनी है एंड से, स्टार्ट से नहीं। ठीक है, तो आपको याद होगा ये हमने पॉइंट एक थ्योरी में पढ़ा था। मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत दे दूं कि जो अगर आपको एंड से टर्म निकालनी हो तो वो क्या होगी कि केथ टर्म, फर्ज करें वो टर्म के है, जैसे यहाँ पे एट्थ टर्म निकालनी है ना आपने, तो हम के टर्म निकालने जा रहे हैं एंड से। तो लिखता हूं केथ टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस के प्लस 1th टर्म।
ये फार्मूला है एंड से टर्म निकालने के लिए कि अगर आपको केथ टर्म एंड से निकालनी हो तो उसको निकालने का फार्मूला है n माइनस के प्लस वन, जिसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये ज़हन में रखना है। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में आपने जो कार्रवाई करनी होगी वो ये है कि सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालेंगे जो अर्थमेटिक दिया हुआ है उससे, जो आपको एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उससे आप n की वैल्यू निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद आप n और k की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, पुट n k इन n माइनस के प्लस वन। तो आपको पता चल जाएगा, जब आप इसमें n और k की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शुरू से कौन सी टर्म बनती है। इससे जो भी आंसर आएगा वो फिर हम ए एन में पुट कर देंगे, इससे जो भी आंसर आएगा फिर वो हम ए एन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 8, 11, 14 एंड 185 आपको नजर आ रहा है, उसमें A1 क्या है, 8। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहली दो टर्म्स में से निकालें, 8 और 11 में से 11 माइनस 8 कितना आ गया आपके पास, 3। और हमें नहीं पता ये 185 कौन सी टर्म है, तो हम इसको ए एन कह देते हैं। अब हम ए एन का फार्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी। अब आप जरा देखें, आपको A1 की वैल्यू पता है 8, n नहीं पता, अच्छा an भी पता है 185 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह पे आ गया 3। 185 इज इक्वल टू 8 प्लस 3n माइनस 3। 185 इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5 प्लस 3n। 185 माइनस 5 इज इक्वल टू 3n। 180 इज इक्वल टू 3n। 180 बाई 3 इज इक्वल टू n। तो जब 180 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 60। ठीक हो गया। तो अब हमने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो आप लिखेंगे एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज, फार्मूला क्या है पहले मैं लिख देता हूं, n माइनस के प्लस वन टर्म। अब n क्या है 60, k की वैल्यू क्या है 8, क्योंकि आपने 8th टर्म निकालनी है तो k की जगह पे 8 आएगा, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 8 प्लस 1। तो ये आपके पास कौन सी टर्म बन रही है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8th टर्म फ्रॉम एंड, वो हमारे पास आ जाएगी 53rd टर्म। चलो TH ही लिख दो। तो पता चला एंड से वो 8 टर्म बनती है, तो शुरू से वो 53rd टर्म बनती है। एंड से वो 8 टर्म बनती है तो शुरू से वो 53rd टर्म बनती है। अब आप n की जगह पे आप पुट कर दें 53, तो आपको वो टर्म भी मिल जाएगी। यानी कि अब आपने क्या निकालना है, वो टर्म निकालनी है जो एंड से 8 है, शुरू से 53 है, तो शुरू से जो 53rd टर्म है उसको क्या लिखेंगे, A53। और A53 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 52D। अब देखिए A1 आपके पास क्या ये लिखा हुआ है 8, 52D की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 8 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आएगा 156। तो A53 आपके पास आ जाएगा 164। तो एंड से 8 टर्म बनती है और शुरू से 53rd टर्म बनती है, ये 164। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13।
अच्छा जी, तो ये आ गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। आपके सामने ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको 3/7 की पावर 10, 10/7 की पावर 10, 17/7 की पावर 10। आपने इसकी सबसे पहले तो nth टर्म बतानी है। तो जरा थोड़ा सा गौर करें, यहीं पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इसकी nth टर्म किस तरह की होगी। यहीं पे देखें, आपको नजर आ रहा है सब की पावर 10 है, तो जो nth टर्म होगी उसकी पावर भी 10 होगी। आप देख रहे हैं सब में नीचे 7 आ रहा है, तो nth टर्म में भी नीचे 7 आएगा। फर्क कहां पे आ रहा है? न्यूमिरेटर में 3, 10, 17। तो यहां पे क्या होगा हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या लेते हैं ए एन। उसको हम क्या कह लेते हैं ए एन। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी ना, वो आपने एक किस्म की एक मर्तबा लिखकर दिखा दी है। तो आप यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन में कि nth टर्म जो इसकी बनेगी वो बनेगी an/7 की पावर 10। अब आपको ये an निकालना है। अब ये जो ऊपर वाला an निकालना है ना, उसके लिए ये सिर्फ आप ऊपर वाले नंबर ले लें। ऊपर वाले नंबर आपके पास क्या क्या है? वो है 3, 10, 7। ये आपके वो नंबर है। अब आप देखिए इसमें आपको नजर आ रहा है पहली टर्म क्या है, a1, वो 3 बन गया। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहली दो टर्म्स में से 3 और 10, तो 10 - 3 कर दें, वो आ गया आपके पास 7। अब हम ए एन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास A1 और D आ गया है। तो ए एन की वैल्यू, उसका फार्मूला A1 + n - 1D। वैल्यूज पुट करते हैं, A1 आ गया आपके पास 3 + n - 1D की जगह पे आ गया 7। तो ये आपके पास आ जाएगा an = 3 + 7n - 7। तो an आपके पास आ जाएगा, पहले लिख लें आप ये 7n और -4 ये बचता है। अब ये आप इसमें पुट कर दें तो आपको nth टर्म मिल जाएगी उस प्रोग्रेशन की। तो जो nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है वो हमारे पास है 7n - 4 डिवाइडेड बाय 7 पावर 10। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अलग अलग कर लें डिनोमिनेटर को। 7n/7 - 4/7 पावर 10, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और आपकी nth टर्म बन जाएगी, दैट इज n - 4/7 पावर 10। ऐसे लिख दें। तो ये है हमारी nth टर्म। यहां तक छोड़ दें तब भी ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। अब अगले सवाल में, अगले पार्ट में उसने कहा है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसके लिए जरा दोबारा से ये प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। वो है 3/7 पावर 10, 10/7 पावर 10, 17/7 पावर 10। अब अगर तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंसेस बराबर आएंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो अगर आप पहले दो का कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो बन जाएगा 10/7 पावर 10 माइनस 3/7 पावर 10। अलग अलग कर ले पावर को, 10/10 ओवर 7/10, 3/10/7/10। एलसीएम लेंगे 7 पावर 10 तो ऊपर आ जाएगा 10 पावर 10 माइनस 3 पावर 10। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर भी लें तो आंसर आएगा 9.9 इंटू 10⁻⁹ बाय 7 पावर 10। अब ये डी आया है। इसी तरह दूसरी दो का कॉमन डिफरेंस निकालें, एंड वाली दो का। अब इन दोनों की बारी। अच्छा, इसको D1 कह लें, इसको D2 कह लें। तो 17/7 पावर 10 माइनस 10/7 पावर 10, इसकी पावर को अलग अलग कर लें। 17 पावर 10 ओवर 7 पावर 10, 10 पावर 10 ओवर 7 पावर 10। तो 7 पावर 10, 17 पावर 10 माइनस 10 पावर 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.0 इंटू 10⁻12।
ये कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है, हेंस इट इज नॉट AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। वैसे ही आपको जनरली पता होना चाहिए कि अगर एक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक हो और आप उसकी हर टर्म की पावर बढ़ा दें तो वो अर्थमेटिक नहीं रहता। अगर एक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक हो और आप उसकी पावर बढ़ा दें, ठीक है, हर टर्म की पावर बढ़ा दें, हर रकम की पावर बढ़ा दें, तो वो अर्थमेटिक नहीं रहता। ये जनरली आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ द एपीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 3, 10, 17 and 63, 65, 67 are such that their nth terms are equal। अब उसने आपको दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी हैं और ये भी बताया है कि उन दोनों की nth टर्म इक्वल्स हैं। कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आप n की वैल्यू निकालें। तो हम दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को बारी बारी डील करेंगे। सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है 3, 10, 17। ये उसने बताया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप इसकी nth टर्म निकाल लें, बाद में फिर इक्वल करेंगे। अगर आप इसकी nth टर्म निकालें तो उसके लिए आप देखें A1 की वैल्यू 3 है, पहले दोनों में से कॉमन डिफरेंस निकालें, 10 माइनस 3 7 है। अब आपको nth टर्म चाहिए, nth टर्म को an कह लें, फार्मूला होगा A1 प्लस n माइनस 1D। अब अगर आप वैल्यूज पुट करें A1 की जगह पे 3 प्लस n माइनस 1D की जगह पे 7, तो nth टर्म आपके पास क्या आएगी 3 प्लस 7n माइनस 7 और nth टर्म आपके पास आ जाएगी 7n माइनस 4। तो ये फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आपको मिल गई है। अब आप दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उठा लें। दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसने आपको दिया है 63, 65, 67 और ये भी बताया कि ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फिर वही बात आ गई, आपको नजर आ रहा है A1 की वैल्यू है 63, कॉमन डिफरेंस आप पहली दो टर्म से फिर निकाल लें, 65 माइनस 63 2 आ गया। इसकी nth टर्म को A डैश n कह लें, A डैश n, फार्मूला वही है A1 प्लस n माइनस 1D। वैल्यूज पुट कर लें, A1 आ गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो हमारे पास A डैश n आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2। A डैश n इज इक्वल टू 2n पहले लिख लें प्लस 61। तो ये आपके पास आ गई दूसरे प्रोग्रेशन की nth टर्म। अब उसने खुद कहा है कि इनकी जो nth टर्म है इक्वल है, तो इनको इक्वल कर लेंगे। तो आप लिखेंगे कि एज nth टर्म्स आर इक्वल। सवाल में उसने बताया है कि nth टर्म्स क्या हैं, nth टर्म्स इक्वल हैं। एक मिनट अजान हो जाए जी। तो उसने खुद बताया है कि nth टर्म्स इसकी इक्वल है, तो दोनों को आप इक्वल कर लें कि a n इज इक्वल टू a डैश n। अब आप वैल्यूज पुट कर लें, इधर ही पूरा कर लेते हैं इसको भी। तो ए एन है हमारे पास 7n माइनस 4 और a डैश n है 2n प्लस 61। तो ये 2n जो है ये इस तरफ ले पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और ये इस तरफ ले जाए नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4। तो ये हो गया 5n इज इक्वल टू 65। n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना बन गया जी आपके पास डिवाइड होने के बाद 13। तो n की वैल्यू 13 है, यानी कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 13th टर्म इक्वल है।
ठीक है, इसका मतलब यह है दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 13th टर्म इक्वल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। जी, तो ये अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अब उसने कहा है कि इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, कहता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की pth टर्म जो है वो क्यू है एंड qth टर्म इज p, और इसकी qth टर्म p है। प्रूफ दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n, आपने प्रूफ करना है कि उसकी जो nth टर्म होगी वो p प्लस क्यू माइनस n होगी। अब इसमें आप देखें कि सूरत हाल क्या है। जैसे आप nth टर्म को लिखते हैं an, वैसे ही pth टर्म को कैसे लिखेंगे, pth टर्म को लिखेंगे ap। और उसने क्या बताया है कि pth टर्म क्या है, pth टर्म इज q। ठीक है, तो ap इज इक्वल टू q। और उसने कहा qth टर्म जो है वो p है, qth टर्म को कैसे लिखेंगे aq, और वो आपके पास क्या है p। तो आपके पास एक डाटा बन गया, ap जो है वो q है और aq जो है वो p है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप a1 निकालेंगे, d निकालेंगे, फिर जब ए और a1 और d निकालेंगे तो उसको an के फार्मूले में पुट करके आप ये टर्म बना लेंगे। तो ये काम करना है। उसके लिए अब आगे क्या करना है, ये जो ap है इसको मैं अगर ओपन करूं तो कैसे ओपन करूंगा, देखिए जैसे an होता है, अगर an हो तो वो क्या होता है a1 प्लस n माइनस वन डी, तो अगर ap है तो ये क्या बन जाएगा a1 प्लस p माइनस वन डी, और वो क्या दिया हुआ है q, इसको आप नाम दे दें 1 का। इसी तरह ये जो aq है इसको आप लिख सकते हैं a1 प्लस q माइनस वन डी, और वो आपके पास क्या दिया हुआ है p, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, या हाँ ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आप लिखें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 2 आएगी आपके पास a1 प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी, और फिर 1 आएगी a1 प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू। आप माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, q माइनस वन डी माइनस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये भी साइन चेंज हो गया, p माइनस क्यू। अब अगर आप सॉल्व करें तो ये बन गया क्यू डी माइनस पी डी प्लस डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये माइनस भी मल्टीप्लाई होना है, डी भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, यहां से डी कॉमन ले लें तो q माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। डी की वैल्यू क्या आ रही है, p माइनस क्यू ओवर q माइनस पी। अच्छा, आप एक काम करें, ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ऊपर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी प्लस क्यू बन जाएगा। नीचे लिखा हुआ है q माइनस पी, तो ये बन गया माइनस, इसको अरेंज कर ले, पॉजिटिव पहले लिख ले नेगेटिव बाद में, तो q माइनस पी ओवर q माइनस पी, तो हम देखेंगे ये सेम हो गया है। तो d की वैल्यू आपके पास आएगी -1, तो ये आ गया d। अब ये जो d की वैल्यू है आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें, बल्कि 2 में क्या पुट करना है, इसको 1 में, किसी में भी पुट कर लें, 1 में पुट कर लें। चले, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास है a1 प्लस p माइनस वन, डी की जगह पे क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्यू। a1 माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया। a1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये दोनों इधर लेकर आए तो p प्लस क्यू माइनस वन, ये आपके पास a1 आ गया। अब a1 और d आपने निकाल लिया है,
इसको हम nth टर्म के फार्मूले में पुट करेंगे। आपको पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब आप इसमें पुट करें, ए वन की जगह पे आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह पे आ जाएगा माइनस वन। तो ये आ गया आपके पास p प्लस क्यू माइनस वन को मल्टीप्लाई करें माइनस एन प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो गया। और देखिए nth टर्म आपके पास क्या आ रही है, p प्लस क्यू माइनस एन। यही उसने कहा था कि आप साबित करें nth टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस एन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी आर इन एपी। ये उसने आपको दे दिया है कि वन ओवर ए, वन ओवर बी और वन ओवर सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। शो दैट बी इज इक्वल टू टू ए सी ओवर ए प्लस सी। आपने ये प्रूव करना है। तो ये बड़ा ही आसान सा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये देख लें। तो सबसे पहली बात, उसने आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, आप उस पर रोशनी डालें कि गिवन वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो पहले दो का डिफरेंस और आखिरी दो का डिफरेंस बराबर होगा। पहले दो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए, और दूसरे दो का कॉमन डिफरेंस बनेगा वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। ये माइनस वन ओवर बी वाला उधर ले जाओ, ये माइनस वन ओवर ए वाला इधर ले आओ। तो वन ओवर बी इधर आके प्लस हो गया और ये वन ओवर ए भी इधर आके प्लस हो गया। अब आप देखो यहाँ पर एलसीएम आता है बी, तो ऊपर वन प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आता है ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे सी प्लस ए। ये बन गया टू ओवर बी, इसको अरेंज कर लें ए प्लस सी ओवर ए सी। ये लिखा हुआ है सी प्लस ए, मैंने लिख दिया ए प्लस सी। रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि उल्टा लें, दोनों तरफ उल्टाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा b बाई टू और ये बन जाएगा ए सी ओवर ए प्लस सी। टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, b इज इक्वल टू टू ए सी ओवर ए प्लस सी। ये आपने 17 प्रूव कर दिया। इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर वही बात है, उसने आपको बता दिया है कि वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कहता है शो दैट कॉमन डिफरेंस इज ए माइनस सी ओवर टी टू ए सी। आपने अब साबित करना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो ये बनेगा ए माइनस सी ओवर टू ए सी। तो अब आप ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, हल्का सा। तो फिर वही बात है, पहले जो गिवन में दिया हुआ है उस पर रोशनी डालें। तो आप लिखेंगे गिवन, और गिवन में हमें उसने क्या दिया हुआ है कि वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बात फिर वहीं पर घूमकर आती है कि इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को हम डी कह लेते हैं। डी इज इक्वल टू वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए। अब जरा अलग अलग करना है, और इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को हम डी कह लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, होगा डी ही। अगर इधर डी कहेंगे तो इधर भी डी कहेंगे, वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। ठीक हो गया। तो आप नीचे लिख देंगे कि क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम। इसमें ना जरा अलग अलग करके फिर लिखना है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आप इन दोनों को इक्वल कर लें, वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए, वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। फिर वही बात है, ये जो माइनस वन ओवर बी है ये उठाकर इस तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। ये माइनस वन ओवर ए है, ये उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। वन ओवर बी प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस वन ओवर सी। ये पिछले सवाल की तरह ही बन गया। एलसीएम लिया बी तो वन प्लस वन,
इधर एलसीएम लिया ए सी तो सी प्लस ए, ये बन गया 2/b। इसकी अरेंजमेंट सही कर लें, सी प्लस ए लिखा हुआ है, ए प्लस सी कर लें ओवर ए सी। और जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लिया था, इसमें भी आप रेसिप्रोकल कर लें। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा b/2, ये बन जाएगा ए सी ओवर ए प्लस सी। 2 को उधर ले जाके ए सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी 2ac ओवर a प्लस सी। तो ये तो आपका एक किस्म का पिछला क्वेश्चन रिवाइज हो गया, 17 क्वेश्चन में भी आपने यही किया था। अब फर्दर क्या करेंगे, अब ना आप ये b की वैल्यू इस पहले d में पुट करेंगे। आप जरा इस तरफ फोकस कीजिएगा वापस पीछे सवाल पे, कि अब आप ये b की वैल्यू, ये जो पहला d आपने निकाला था, इसमें पुट करेंगे। तो आपने d क्या निकाला था, d था 1/b माइनस 1/a। अब ये जो ऊपर b की वैल्यू आपको नजर आ रही है वो इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा, d इज इक्वल टू 1/b की जगह पे आ जाएगा 2ac ओवर a प्लस सी, ये माइनस 1/a एज इट इज। ये जो नीचे a प्लस सी लिखा हुआ है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2ac माइनस 1/a। अब आपने बड़े ध्यान से एलसीएम लेना है। एलसीएम आता है आपका 2ac, 2ac से कैंसिल, a प्लस सी आ गया। अब देखिए ये a को कैंसिल कर देगा, 2c बचता है, तो वो 2c 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा -2c। तो आप देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a प्लस सी माइनस 2c माइनस सी ओवर 2ac। यही हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था, a माइनस सी ओवर 2ac। तो ये आपका एक 18वां क्वेश्चन भी हो गया। यहां तक क्वेश्चन फिर भी कुछ लाइट थे। अब ना आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, उनकी मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो देखिएगा। इम्पोर्टेंट भी हैं, अजीब भी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये फिर भी इजी थे, मुश्किल वो भी नहीं है, बस उसमें सिंप्लीफिकेशन पे आपने ध्यान देना है, कोई गलती ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।